हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूनिट 2 वेस्ट वाटर एंड इट्स मेजरमेंट को कवर करेंगे। अच्छा, सबसे पहले वाटर पोल्यूशन होता क्या है? तो जो भी हम लोग पोल्यूशन, जो भी हम लोग चीज़ें, अनवांटेड चीज़ें जो होती है वो हम लोग वाटर में, नदी नाले तालाब में थ्रो आउट कर देते हैं, जिससे कि उसकी केमिकल कंपोजिशन में क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण वो वाटर को क्या बोल सकते हैं हम कि ये वाटर हमारा पॉल्यूट हो गया है। ये चीज़ हमें वाटर पोल्यूशन जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एकदम डायरेक्ट इफेक्ट करता है हमारे ह्यूमन हेल्थ पे, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया, वायरल, वाटर बॉर्न डिसीज जनरेट होती है इससे, ठीक है। तो ये हम आगे चैप्टर्स में कवर करते हैं कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है, इसके इफ़ेक्ट क्या है, और ये स्ट्रीम, लेक और ओशंस पे क्या क्या इफ़ेक्ट करती है, और इसके फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब कि कैसे हम इसको फिज़िकली, केमिकली और बायोलॉजिकली देख के बता सकते हैं कि वाटर का पॉल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अच्छा, सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन क्या होगा कि मतलब दो सोर्स होंगे। सबसे पहले तो पॉइंट सोर्स होगा, दूसरा नॉन पॉइंट सोर्स होगा, ठीक है। तो पॉइंट सोर्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी कि हम लोगों ने क्या करा कि द फॉर्मर्स बीइंग आइडेंटिफाई एज ऑल ड्राई वेदर पॉल्यूटेंट्स दैट इंटर वाटर कोर्स थ्रू पाइप और चैनल्स। स्ट्रॉम ड्रेनेज इवन थ्रू द वाटर में इंटर वाटर कोर्स बाय वे ऑफ पाइप और चैनल्स इज कंसिडर नॉन पॉइंट सोर्स, ठीक है। अब जो भी हमारा क्या हो रहा होगा कि जो डायरेक्ट हमारा जो पॉल्यूशन है वो हमारा वाटर में जा रहा होगा, वो होगा हमारा पॉइंट सोर्स। नॉन पॉइंट सोर्स क्या होगा कि जो कि हमारे इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहा होगा हमारे वाटर को और पॉल्यूट कर रहा होगा, ठीक है। द नॉन पॉइंट सोर्स में क्या क्या आएगा? एग्रीकल्चरल रन ऑफ, ठीक है। हमको पता है कि हम खेती करने के समय बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ करते हैं। अगर वहाँ से पानी का रन ऑफ हो और वो तालाब में या नदी नाले में जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो जो केमिकल्स है वो हमारे वाटर में मिल जाते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट से जो भी हमारा पॉल्यूशन और जो भी हमारा जो वेस्ट है वो जाता है, तो उससे वाटर पॉल्यूशन होता है। एंड अदर लैंड डिस्टर्बेंस इज डिस्कस इन चैप्टर 11। चैप्टर 11 में आगे और भी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। पॉइंट सोर्स कम्स मेनली फ्रॉम इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ एंड म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अच्छा, ये जो म्यूनिसिपल इंडस्ट्री फैसिलिटीज़ और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, इसमें से क्या होता है कि डायरेक्ट जो पॉल्यूटेड पानी है जो निकलता है वो कि क्या होता है कि सीधे सीधे ये लोग नदी नाले तालाब में बहा देते हैं, जिसमें कि बहुत सारा ग्रीस होता है, ऑयल्स होते हैं और बहुत सारे वैक्सेस होते हैं। तो ये सब क्या होता है कि ये सारा चीज़ जाके पानी में मिलता है। इन्वामेंटल इंजीनियरिंग। इन्वामेंटल इंजीनियरिंग का क्या मतलब है कि ये सारी चीज़ को स्टडी करना, ठीक है। ये क्या होता है, एक इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर आता है, जिसमें हम पॉल्यूशन, इसके क्या क्या टाइप्स हैं, इसके क्या क्या सोर्सेज हैं और इसको हम कैसे ओवरकम करेंगे और इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ये सब किस में आता है? इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है एरोबिक एंड एनारोबिक डिकम्पोजिशन। एरोबिक एंड एनारोबिक डिकम्पोजिशन क्या होता है कि एरोबिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। एरोबिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। आप एक ऑक्सीडेशन डिच या फिर लेक को पहले एग्जाम्पल में लीजिए। तो लेक में क्या होता है कि वो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। अगर हम कोई भी चीज़ उसमें डाल रहे हैं या कोई भी केमिकल डाल रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है कि वो केमिकल डिकम्पोज नहीं हो पाता, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई भी चीज़ हम उसमें डालते हैं तो हम ये बोलते हैं कि वाटर उसको डिकम्पोज कर लेगा, क्योंकि हमें पता होता है। तो ऑक्सीजन की हेल्प से, फ्री ऑक्सीजन की हेल्प से अगर जो भी उसमें डिकम्पोजिशन होता है किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ में, तो वो होता है एरोबिक डिकम्पोजिशन। और अगर उसके अब्सेंस में, ऑक्सीजन के अब्सेंस में अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो वो होता है एनारोबिक डिकम्पोजिशन। अब एनारोबिक डिकम्पोजिशन का एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, सेप्टिक टैंक, ठीक है। सेप्टिक टैंक को आप ध्यान से समझिए। सेप्टिक टैंक का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो एटमॉस्फेयर में नहीं होता है,
ठीक है, एटमॉस्फेयर में के कांटेक्ट में नहीं होता है, एटमॉस्फेयर से बंद होता है, लेकिन उसमें नीचे डिकम्पोजिशन होता है। वो कैसे होता है? क्योंकि वहाँ पे जो रिएक्शन होते हैं वो ऑक्सीजन के अब्सेंस में होते हैं। ठीक है, उसमें हाईली केमिकल्स बनते हैं, नाइट्रोइड ऑक्साइड, ये सभी चीज़ें बनती हैं। और क्या होता है, उसका डिकम्पोजिशन होता है और उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। एक डिकम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज देखिए आप, अंडर एरोबिक कंडीशन वुड रिजल्ट अ रिलीज ऑफ CO2 H2O एंड एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड फॉर मेटाबॉलिज्म। एक ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ठीक है, हमने क्या करा कि ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन में रिएक्शन कराया, तो ये जब डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब कि जो ग्लूकोज है वो क्या है कि हाईली कंपाउंड है, बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को इसने क्या करा, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया और एनर्जी रिलीज हो गई, मतलब उसका डिकम्पोजिशन हो गया। तो जब ये ग्लूकोज को ये तोड़ेगा अलग अलग पार्ट में, तो क्या होगा कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, H2O बनेगा और एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर ऑलवेज द टू ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक डिकम्पोजिशन। जब भी हम एरोबिक डिकम्पोजिशन करेंगे तो हमें दो कंपोनेंट मिलेगा, जो कि होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। बोथ आर स्टेबल, लो इन एनर्जी एंड यूज्ड बाय प्लांट इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज मेजर CO2 सिंक ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो हमें प्लांट के फोटोसिंथेसिस करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि CO2 उनका मेन सोर्स होता है। अब अगर हमारे पास नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, ठीक है, फास्फोरस हो, तो ये जो डिकम्पोजिशन करने के लिए ज़रूरत होती है हमें किसकी, एनारोबिक रिएक्शंस की। ठीक है, तो इसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। ऑर्गेनिक N, तो ये क्या होगा, NH3 अमोनिया, NO2 माइनस नाइट्राइट और NO3 माइनस नाइट्रेट। ये इस तरीके से पार्ट पार्ट में डिवाइड होके ये डिकम्पोज होता है। Biostic often speak a certain compound as a hydrogen acceptor. When the energy is released from high and compound of C is equal to H or N is equal to H, bond is broken and freed hydrogen must be attracted somewhere. ठीक है, इन एरोबिक डिकम्पोजिशन ऑक्सीजन सर्व द पर्पस ऑफ हाइड्रोजन स्क्रैवेजर और हाइड्रोजन एक्सेप्टर इन द फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम CO2 ऑक्सीजन की हेल्प से हाइड्रोजन का और वाटर को बनाते हैं। ठीक है, इन एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल। द नेक्स्ट प्रेफर्ड हाइड्रोजन एक्सेप्टर इज नाइट्राइड फॉर्मिंग अमोनिया। नेक्स्ट, अब हम पॉल्यूशन का इफ़ेक्ट पढ़ते हैं अलग अलग टाइप्स में, स्ट्रीम्स में, लेक्स में, ओशन में क्या क्या होता है और इसकी वाटर क्वालिटी को ये कैसे इफ़ेक्ट करता है। इसे मैं आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ। आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये जो पॉइंट है ये समझ लीजिए कि ये मेरा लेक है। ठीक है, जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल लिखा है, जब हम इसमें पॉल्यूशन डालते हैं, ये पॉल्यूशन कोई भी टाइप का हो सकता है, ये ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, ये नहीं भी ऑक्सीडाइज हो सकता है। अगर ये पॉल्यूशन हमने बायोलॉजिकली बायोडिग्रेडेबल भी हो सकता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी हो सकता है, इसको हम डालें, कितना हार्म करता है वाटर को, ये देखना हमारा ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये पॉल्यूशन हमारा वाटर पे तैर रहा है। ठीक है, मान लो कि हमारा ऐसा पॉल्यूशन है। अब ये नीचे जो आपको सैग कर्व दिख रहा है, इसको मैं आपको धीरे धीरे समझाते जाती हूँ कि इसमें जो भी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है, अब क्या करता है वाटर उस ऑक्सीजन को लेना चालू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे पॉल्यूशन जो भी है उसको डिकम्पोज करना होता है, और डिकम्पोज करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जो फर्स्ट वाला ए कर्व है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का, तो इसमें ये जो ए कर्व हमें ये बता रहा है कि इस ए कर्व का मतलब है कि अभी यहाँ पे एरोबिक रिएक्शन हो रहा है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन हमें पूरी तरीके से मिल रहा है रिएक्शन करने के लिए। और जैसे ही वाटर का ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेना स्टार्ट कर देता है। तो ये ऑक्सीजन खींचता है एटमॉस्फेयर से। ठीक है, जब तक इसको वाटर मिलने लगता है तो ये क्या करता है,
वाटर मिलता रहता है तो ये करे एरोबिक रिएक्शन करेगा। जैसे ही इसे ऑक्सीजन मिलना कम हो जाता है तो ये धीरे धीरे करके ये जो सैग कर्व है बी, इस पे आना चालू कर देता है और यहाँ पे एनारोबिक रिएक्शन मिलने लगता है। एनारोबिक रिएक्शन का मतलब ये होता है कि अब उस वाटर से वो पूरे तरीके से ऑक्सीजन ख़त्म हो चुका है और ये क्या हो गया, एनारोबिक कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, तो ये जो सैग कर्व है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। नीचे फिगर हम ध्यान से पढ़ते हैं। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन डाउन स्ट्रीम फ्रॉम अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूशन, कर्व ए डिप्लीट्स एन ऑक्सीजन सैग विदाउट एनारोबिक रिएक्शन। तो कर्व ए में क्या हो रहा है कि एरोबिक रिएक्शन हो रहा है। कर्व बी शोज अ ऑक्सीजन सैग कर्व व्हेन पॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड और टू क्रिएट एनारोबिक रिएक्शन। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है, इसीलिए वो कर्व भी एनारोबिक रिएक्शन में वो कंडीशंस चली जाती है। D0 इज ऑक्सीजन डिफ्लिक्ट इन द स्ट्रीम आफ्टर द स्ट्रीम्स हैज मिक्स्ड विथ द पॉल्यूटेंट्स एंड DS इज द ऑक्सीजन डिफ्लिक्टेड ऑफ द अपस्ट्रीम वाटर। ठीक है, इसमें DO और DS के बारे में बताया है कि DO क्या है, ऑक्सीजन डिफ्लिक्ट है ऑफ द स्ट्रीम आफ्टर द स्ट्रीम हैज मिक्स्ड विद द पॉल्यूशन। तो हमारे पास ये जो है ये D0 ऑक्सीजन होगा जब मिक्स करने के बाद, और DS जो होगा वो ऑक्सीजन डिफ्लेक्ट होगा ऑफ द अपस्ट्रीम वाटर। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे अब जब वाटर पॉल्यूशन पढ़ेंगे और फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो हमें 3 चीज़ सुनने को मिलेगी, जो कि होगी कार्बन ऑक्सीजन डिमांड, कार्बोनेशियस ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD और DO डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन मैंने आपको बताया कि जो भी हमारा जो ऑक्सीजन है वो डिजॉल्व्ड होता है हमारे किसी भी वाटर में, ताकि वो क्या हो जाए, पूरी तरीके से डिकम्पोज हो सके, चीज़ों को वो डिकम्पोज कर सके, वो होता है मेरा डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। BOD क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है कि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना यूज़ कर रहे हैं हम लोग आफ्टर टी टाइम। ठीक है, ताकि जो कि हमको जो भी डिकम्पोज करना है, पॉल्यूशन जो भी हमारा पॉल्यूशन है वो डिकम्पोज हो जाए, वो होता है मेरा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। कार्बोनेशियस ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, कार्बोनेशियस ऑक्सीजन डिमांड होता है कि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड to degrade the carbonaceous organic material in the waste water at the point where the effluent first enter into the mixes with the stream। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जो कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मैटर्स है उसको हमको डिग्रेडेट करने के लिए जितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा वो होगा हमारा क्या, कार्बोनेशियस ऑक्सीजन डिमांड। ये तीनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और दूसरी बात ये कि जो आपने अभी पढ़ा कि इसका इफेक्ट क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूशन, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि BOD को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सिंस द अल्टीमेट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इज L0। ठीक है, सबसे पहले कि जो अल्टीमेट ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है मेरी, वो L0 है। एंड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज स्टिल नीडेड एट अ गिवन टाइम इज Z। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है कि जो हमारा L0 है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, उससे हमें ज़्यादा टाइम के लिए, मान लो कि मेरा मैंने मान लो कि कोई भी एक कोई भी वेस्ट एज्यूम करते हैं जो कि मुझे पता है कि ये 1 घंटे में जितना भी ऑक्सीजन लगेगा ये 1 घंटे के बाद डिकम्पोज होगा, लेकिन मेरे पास जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है वो सिर्फ आधा घंटे के लिए है। तो वो जो टाइम होगा वो होगा मेरा ऑक्सीजन, वो L0 होगा। ठीक है, हम इसे एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन हमारा जो गिवन टाइम है वो 1 घंटे का है, तो हम उसे टाइम को Z ले लेते हैं। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड आफ्टर टाइम T, द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब मुझे T टाइम तक तो जैसे भी करके इसको 1 घंटे के लिए ले जाना ही है, क्योंकि वो तो T टाइम पे ही ख़त्म होगा। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जब हम लोग T टाइम पे जाएंगे, उस टाइम पे क्या होगी उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, L0 माइनस Z इंटू T। ठीक है, तो इसका मतलब होगा L0 1 माइनस e टू द पावर ऑफ माइनस KT। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से हमें क्या निकालते हैं कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड T टाइम के लिए कितनी आएगी।
नेक्स्ट है हैवी मेटल्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंस। अब हम जानते हैं कि हैवी मेटल और टॉक्सिक सब्सटेंस जब हमारा लेक, ओशन और इसमें जाते हैं हमारे नदी नाले तालाब में तो क्या इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो तो टॉक्सिक कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं आर्सेनिक, कॉपर, लेड, कैडमियम। हैवी मेटल्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंस। अब हम देखते हैं कि हैवी मेटल कौन कौन से हैं कि जो हमारे वाटर को पॉल्यूट करते हैं, जिसमें से कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए हैं। आर्सेनिक, कॉपर, लेड, कैडमियम आर ऑफ्टन डिपॉजिटेड इन लेक और स्ट्रीम्स ऑफ द एयर नियर इमिटेड फैसिलिटी। ठीक, दीज सब्सटेंस में ऑल्सो इंटर वाटर वे फ्रॉम रन ऑफ। ठीक है, या तो ये एयर से आ जाते हैं या तो क्या होता है कि ये वाटर वे फ्रॉम रन ऑफ फ्रॉम स्लैग पाइल्स, माइन ड्रेनेज एंड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट से इफ्लुएंट से आते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हैवी मेटल्स और टॉक्सिक सब्सटेंसेस की। तो जिसमें से कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं कि आर्सेनिक, कॉपर, लेड, कैडमियम, ये किस किस तरीके से हमारे वाटर पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो ये एयर के कारण आ जाते हैं, ठीक है। सेकेंड, ये जो वाटर वे रन ऑफ होता है उससे ही आ जाते हैं बाय द स्लैग पाइप्स, माइन ड्रेनेज, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट फ्रॉम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कंटेंट्स अ नंबर ऑफ हैवी मेटल्स कंस्टिट्यूएंट्स। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग से जो भी आते हैं इसमें क्या होता है, बहुत ही हैवी मेटल्स होते हैं। हैवी मेटल्स कॉपर in a particularly may be toxic to aquatic species as well as harmful to human health। ठीक है, तो ये क्या होता है कि हमारे जो एक्वाटिक स्पीसीज होते हैं, फिश होती है और जो भी हमारी ये जो चीज़ें हैं जो कि हमारी नदी और गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारे नदी तालाब को साफ रखते हैं, ये उनके हेल्थ पर भी असर करती है। अब हम एक एक करके फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान से समझते हैं वेस्ट वाटर की, कि कैसे हम फिजिकली देख के, केमिकल रिएक्शन करके या बायोलॉजिकली हम देख सकते हैं कि हमारा जो वाटर है वो पॉल्यूटेंट है। तो सबसे पहला है हमारा डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ वाटर क्वालिटी इज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होता है कि जो भी वाटर में हमारे स्ट्रीम, लेक और ओशन में जो भी एरोबिक रिएक्शन करने के लिए फ्री ऑक्सीजन जो हमारी होती है उसे हम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कहते हैं। अब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन वाटर एट 0 डिग्री इज 14.6 मिलीग्राम पर लीटर। तो इसमें मेन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो टेम्परेचर के और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट कैन बी टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और ये क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस में इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 14.6 मिलीग्राम पर लीटर। अब इसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऑफ डिजॉल्व्ड वाटर इन वाटर इज यूजुअली मेजर्ड आइदर विथ एन ऑक्सीजन प्रोब और बाय आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन, द लेटर मेथड नोन एज विंकलर मेथड। ठीक है, तो विंकलर मेथड से या टाइट्रेशन, आइडोमीटर टाइट्रेशन करके हम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जानते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे आपके टेबल में लिखा हुआ है सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन वाटर के अलग अलग टेम्परेचर दिए हुए हैं और उसमें ऑक्सीजन कितना कितना प्रेजेंट होगा वो इसमें दिखाया हुआ है। नेक्स्ट होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, द रेट ऑफ ऑक्सीजन यूज इज कॉमनली रिफर्ड टू एज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी पॉल्यूटेंट हमारा वाटर में प्रेजेंट है वो पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाए, उसके लिए हमें जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो होता है हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अब यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड
by bacteria and other microorganisms engaged in stabilizing decomposable organic matter over a specified period of time। ठीक है, एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया है इनको जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी पूरी तरीके से हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर है उसे डिकम्पोज करने के लिए, तो वो होता है हमारा क्या, बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। The BOD test is often used to estimate the impact of effluent that contains large amount of biodegradable organics such as the farm, food processing plant, feedlots, municipal wastewater treatment facility and pulp mill। नेक्स्ट है हमारा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। वन प्रॉब्लम विद द BOD टेस्ट इज दैट इट टेक्स 5 days टू रन। अब हमें क्या होता है कि 5 दिन लग जाते हैं BOD को डिटरमाइन करने के लिए। इफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड वर ऑक्सीडाइज केमिकली इंस्टेंट ऑफ बायोलॉजिकली द टेस्ट कुड बी शॉर्टन्ड कंसिडरेबली। सच ऑक्सीडेशन कैन बी एकम्प्लिश्ड विथ अ केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के थ्रू हम इसे डिकम्पोज करने की कोशिश करते हैं। COD टेस्ट ओनली फॉर are decomposed during the BOD test. COD result are always higher than the BOD result. COD डिमांड क्या होता है कि केमिकली अगर हम किसी चीज़ को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन तो वो हमारा होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब आप ये रिएक्शन को ध्यान से देखिए, 2Cr डाइक्रोमेट 2Cr2O7। ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, इसमें हमने क्या करा, 3HCOH और 16H हीट और हमने क्या दिया, सिल्वर दिया। इसके उसमें क्या हुआ, हमारा CO2 H2O और Cr। ठीक है, इसके फॉर्म में ये धीरे धीरे करके कन्वर्ट हो गया, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से ये क्या हो गया, शॉर्ट अच्छे कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट होता है मेरा टोटल ऑक्सीजन डिमांड। टोटल ऑर्गेनिक कार्बन क्या होता है, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन में ये होता है, हाँ, total organic carbon is measured by oxidizing the organic carbon to CO2 and H2O and measuring the CO2 gas using an infrared carbon analyzer. The oxidation is done by the direct injection of the sample into a high temperature combustion chamber or by placing a sample into a vital containing of a oxidizing agent such as potassium parasulfate, sealing and heating the sample to complete the oxidation, then measuring the CO2 using carbon analyzer. नेक्स्ट है मेरा टर्बिडिटी। टर्बिडिटी क्या होता है कि टर्बिडिटी का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी लाइट को पास करते हैं तो जो पास करने की कैपेसिटी होती है किसी, अगर कोई वाटर प्योर होगा तो वो क्या होता है, वाटर पास आसानी से हो जाता है, लेकिन अगर वो वाटर प्योर नहीं होगा, उसमें डस्ट और इम्प्योरिटीज़ होंगी तो वो वाटर क्या होगा, प्योर अच्छे से ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। वाटर इज़ द water that is not clear but is dirty in the sense that light transmission is inhibited। तो लाइट का ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा अगर वो डर्टी होगा तो। इज नोन एज टर्बिड वाटर, तो उसे हम क्या करते हैं, टर्बिड वाटर का नाम देते हैं। मैनी मटेरियल कैन कॉज टर्बिडिटी इंक्लूडिंग क्ले एंड अदर टाइनी इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स, एल्गी, ऑर्गेनिक मैटर। इन द ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस टर्बिडिटी इज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस, partially because turbid water is aesthetically displeasing and also because the presence of tiny colloidal particles make it more difficult and remove or inactivate pathogenic organisms। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें 3 तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स और जो अंदर प्रेजेंट होते, अंदर डिजॉल्व्ड जो घुले होते हैं वो वाले पार्टिकल्स होते हैं। टर्बिडिटी इज़ मेजर्ड बाय यूजिंग अ टर्बिडिटी मीटर। तो टर्बिडिटी को मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टर्बिडिटी मीटर। टर्बिडिटी मीटर आर फोटोमीटर दैट मेजर द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्कैटर्ड लाइट को टर्बिडिटी मीटर से देखते हैं। ठीक, अब मैं आपको एक रेंज बताती हूँ कि टर्बिडिटी की रेंज कितनी होगी, इसमें दिया हुआ नहीं है, मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताती हूँ। नेक्स्ट है मेरा कलर, टेस्ट एंड ओडोर।
कलर, टेस्ट एंड ओडोर आर इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट फॉर डिटरमाइनिंग द ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी। ठीक है, कलर, टेस्ट और ओडोर से ये समझ में आ रहा है कि अगर मान लो कि आपको किसी वाटर का कलर चेंज दिख रहा है, उसका टेस्ट चेंज दिख रहा है या उसमें से स्मेल आ रही, तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जो वाटर है वो इम्प्योर है। ठीक है, along with turbidity, color, taste and odor are important from a standard point of aesthetics. If water book colored, if water looks colored, smell bad or taste swampy, people will avoid using it. तो ठीक है, peoples क्या करते हैं, इसको यूज करने के लिए अवॉइड करते हैं। इसका मतलब है कि हम इसको ये बोल देते हैं कि ये इम्प्योर है। अब कलर को कैसे मेजर करेंगे? कलर कैन बी मेजर्ड विजुअली बाय यूजिंग कंपैरिजन विद पोटेशियम क्लोरोपेलिनेट स्टैंडर्ड और बाय यूजिंग स्कैनिंग एट डिफरेंट स्पेक्ट्रोमेट्री वेवलेंथ। ठीक है, तो जो कलर है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, पोटेशियम क्लोरोपेंटिनेट का यूज करते हैं। टर्बिडिटी इंटरफेरेंस विद कलर डिटर्मिनेशन सो दैट द सैंपल इज फिल्टर्ड और contrifused to remove the suspended material. Odor is measured successively, dilution or sample with odor free water until the odor is no longer detectable. ठीक है, नेक्स्ट होता है मेरा, मुझे क्या देखना है अब, टेस्ट। तो टेस्ट देखने के लिए तो आपको टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो पीएच लेवल। हमने देखा है कि जो हमारे स्टैंडर्ड वाटर होता है उसका लेवल क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ठीक है, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज मेजर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन विच इज इन टर्न अ मेजर ऑफ एसिडिटी। प्योर वाटर dissociate slightly into equal concentration of hydrogen and hydroxyl ion। ठीक है, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन अगर इक्वल अमाउंट में होगा, मतलब पीएच अगर 7 की रेंज में होगा, तो हम क्या बोलते हैं कि वो वाटर प्योर है। एन एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयन मेक्स द सॉल्यूशन एसिडिक। ठीक है, तो अगर H+ आयन ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। और OH आयन हमारा ज़्यादा होगा तो हमारा जो वो है, जो हमारा जो वाटर है वो क्या होगा, एल्कलाइन होगा। अब ये देखिए, द pH ऑफ एन इन्फ्लुएंट और वाटर सैंपल इज इम्पॉर्टेंट इन ऑलमोस्ट ऑल फेसेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। In water treatment as well as in disinfection and corrosion control, pH is important in ensuring proper chemical treatment. Aquatic organisms are sensitive to pH change as well as the actual pH of water. Few aquatic organisms tolerate water with pH less than 4 or greater than 10. Acid mine drainage in unregular acids, base of industrial effluent or atmospheric acid deposition may alter the pH of water body substantially and have detrimental effect on aquatic life। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले हमारा जो होगा वाटर वो 7 की रेंज में होगा। ठीक है, धीरे धीरे करके उसमें बहुत सारे केमिकल्स ऐड होते जाएंगे तो वो क्या होता जाएगा, एसिडिक होता जाता है। एसिडिक होने के बाद अगर वो OH से रिएक्शन, जो हमारा जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन होता है उससे धीरे धीरे रिएक्शन करके वो एल्कलाइन होता जाता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है कि जब हमारा वेस्ट पूरी तरह, जो हमारा वाटर है वो पूरी तरीके से पॉल्यूशन में हो जाता है तो वो एल्कलाइन नेचर में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा एल्कलिनिटी। एल्कलिनिटी मेजर्ड इज बफरिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर अगेंस्ट चेंजेस पीएच। वाटर that has high alkalinity as can accept large doses of acid or base without altering the pH significantly। ठीक है, अगर हमारा कोई भी वाटर है वो हाई एल्कलाइन है, इसका मतलब है कि उसमें बहुत सारे एसिड या बेस होंगे जो कि हमने विदाउट प्योरीफाई करे हमने वाटर में पास कर दिया है। वाटर विथ लो एल्कलिनिटी such as rainwater or distilled water can experience a drop of pH with only a minor addition of acid or base।
अगर, अब क्या है यहाँ पे लिखा है कि इफ एसिड इज एसिड एडेड टू वाटर द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इंक्रीज। ठीक है, जैसे हम एसिड ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन आयन इंक्रीज हो जाएगा। एंड दिस कम्बिनेशन विद बोथ द कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट आयन ड्राइविंग द इक्विलिब्रियम टू द लेफ्ट रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर। तो ये जो कंडीशन होगी इससे क्या होगा कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा और जो हमारा कंपाउंड है वो कॉम्प्लेक्स से नॉर्मल हो जाएगा। एज लॉन्ग एज द बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट एडेड टू हाइड्रोजन आयन विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय रीएडजस्टमेंट ऑफ द इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ओनली व्हेन ऑल द कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट आयन are depleted will the addition of the acid causes a drop in pH. अब यहाँ पे रेंज दी हुई कि एल्कलिनिटी की रेंज होनी चाहिए हमारा मतलब 200 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी वाटर सैंपल में अगर 200 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है तो वो एल्कलाइन की कैटेगरी में आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा सॉलिड। अब आपने सॉलिड कितने टाइप के सॉलिड पढ़े हैं, आपने पढ़ा है टोटल सॉलिड होता है, सस्पेंशन सॉलिड होता है, डिसॉल्व्ड सॉलिड होता है। ठीक है, तो जिसमें टोटल सॉलिड क्या होता है कि जिसमें सस्पेंशन में भी सॉलिड प्रेजेंट हो और जो घुले हुए भी हो, डिसॉल्व भी हो जाए। ठीक है, तो कुछ इम्प्योरिटीज ऐसी होती है जो डिसॉल्व हो जाती है और कुछ क्या है कि पानी में तैरती रहती है, मतलब सस्पेंशन में होती है। ठीक है, दूसरे टाइप का है सस्पेंशन सॉलिड और तीसरे टाइप का है डिसॉल्व्ड सॉलिड। जिसमें से जो सस्पेंशन सॉलिड है उसको निकालना हमें बहुत आसान होता है, लेकिन जो डिसॉल्व्ड सॉलिड है जो पूरे तरीके से घुले हुए हैं हमारे, तो उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट है मेरा नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। अब नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या इफेक्ट करते हैं वो हम लोग देखते हैं। नाइट्रोजन फास्फोरस आर इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर बायोलॉजिकल ग्रोथ। नाइट्रोजन ऑकर्स इन 5 मेजर फॉर्म्स इन एक्वाटिक एनवायरनमेंट: ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट and dissolved nitrogen gas. Phosphorus occur almost entirely as organic phosphate and inorganic orthophosphate or polyphosphate. अब जो अमोनिया है उसे नापने के लिए, उसे मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं, के जनरल नाइट्रोजन का हम लोग यूज़ करते हैं। के जनरल नाइट्रोजन टेस्ट करते हैं जिससे कि हमें पता लगता है कि कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है इसमें। मैं आपको पॉइंट वाइज चीज़ें समझा रही हूँ, जिसके बाद अगर आप किसी भी बुक से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ईजिली चीज़ें समझ में आ जाएगी। इसीलिए आप क्या करो कि चीज़ों को पहले ध्यान से सुनो और समझो, उसके बाद आप कोई भी किसी भी बुक से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। पैथोजेंस क्या होता है? फ्रॉम द पब्लिक हेल्थ स्टैंड पॉइंट द बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ वाटर एज इम्पॉर्टेंट एज केमिकल क्वालिटी। अ लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शन डिसीजेज में बी ट्रांसमिटेड बाय वाटर। अब ये बहुत सारी डिसीजेज हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियाज है जो कि क्या क्या इफेक्ट करते हैं हमारे ह्यूमंस पे, ये दिया हुआ है। तो ठीक है, एमंग देन टाइफॉइड एंड कोरेला। तो ये सब क्या है, ये पैथोजेंस का मतलब है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, गुड ऑर्गेनिजम्स होते हैं और बैड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये कितने हमारे वाटर पॉल्यूशन में प्रेजेंट है। हमें पता है कि वाटर पॉल्यूट होगा तो उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स पनपते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उसे डिटरमाइन करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक, अब उसे हम इंडिकेटर से प्रेजेंट करते हैं जो कि होता है ई कॉइल। ठीक है, ई कॉइल इज़ अ मेंबर ऑफ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया ग्रुप, इज़ अ रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। Although many coliform occurs naturally in aquatic environment, E. coli, often called fecal coliform, are associated with a digestive tract from warm-blooded animal. Fecal coliform are particularly good indicator organisms because they are easily detected with a simple test, generally harmless.
and do not survive long outside their host. The presence of fecal coliform in the water sample does not prove that the presence of pathogens, nor does not absence of fecal coliform ensure that the absence of pathogens. ठीक है, इक्वल को हम ये भी नहीं बोल सकते कि ये गुड बैक्टीरिया है और बैड बैक्टीरिया है, लेकिन इक्वल को मेज़र करना बहुत ही आसान है. However, if the large number of fecal coliform are present, अगर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में fecal coliform present है तो there is a good chance of recent pollution by wastage from warm blooded animal. ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो pollution है वो recent है, मतलब नया है. नेक्स्ट है हैवी मेटल. हैवी मेटल के बारे में मैंने आपको अभी एक वीडियो में अभी प्रीवियसली बताया कि जो हैवी मेटल होते हैं वो आर्सेनिक होता है, कॉपर होता है, मर्क्यूरी होता है. वो क्या करता है, एक्वाटिक एनिमल्स को बहुत ही ज़्यादा हार्म करता है. उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होती है. ऑक्सीजन के जो कंपाउंड है वो उसको मिनिमाइज कर देता है. ठीक है, अब इसे मेज़र कैसे करते हैं वो देखते हैं हम. टेस्ट ट्यूब यूज्ड फॉर मोस्ट प्रोबेबल नंबर एम्पियर कोलिफॉर्म टेस्ट. तो इसमें क्या कर रहा है कि ये टेस्ट ट्यूब का मेथड अप्लाई कर रहा है जिससे कि हमें हैवी मेटल्स जो भी हैं वो इसमें पता चले. नेक्स्ट है अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं? वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स एंड डिफिकल्ट एरियाज ऑफ पॉल्यूशन असेसमेंट इज द मेजरमेंट ऑफ टॉक्सिक, कार्किनोजीनियस एंड अदर पोटेंशियल हार्मफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन वाटर. These organic encompass the disinfection byproducts induced earlier as well as pesticides, detergent, industrial chemicals, hydrocarbons and degradation product, and these chemicals becomes as they are altered chemically or biologically in the environment. ठीक है, तो ये सब क्या है कि केमिकली और बायोलॉजिकली इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं. और जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये सब इंडस्ट्रीज से निकलते हैं, बहुत ही हैवी और बहुत ही टॉक्सिक होते हैं.